नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सुनील कुमार है। आप सभी का आई लव अकाउंटिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारे साथ इस वीडियो में है मेहमान हमारे मिस्टर हरिओम गुप्ता। हरिओम गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है बाय प्रोफेशन, और इनको एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। अगर मैं सेक्टर्स गिनने लगूं तो बहुत सारे सेक्टर्स में इन्होंने ऑलरेडी काम किया है, इंक्लूडिंग बिग फोर, सीए फर्म्स, बैंक्स। इन्होंने ई कॉमर्स कंपनीज, स्टार्टअप्स, ऑटोमोबाइल कंपनीज, और इन्होंने टेक्नोलॉजी कंपनी, इन्होंने बहुत सारे सेक्टर्स को सर्विस दी है। बहुत सारे सेक्टर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। तो आइए आज हम हरिओम जी से कुछ सीखते हैं, इनके सेक्टर, इनके अकाउंटिंग लव के बारे में, इनकी नॉलेज के बारे में, और इनसे कुछ टिप्स लेंगे अपने करियर को कैसे हम आगे बढ़ा सके, कैसे करियर को, मे बी अगर हम फ्रेशर हैं तो कैसे शुरुआत करें करियर की। तो हरिओम जी, आपका स्वागत है चैनल पे। धन्यवाद सुनील जी। वो आप अच्छे होंगे। हाँ, हम सब सही हैं। तो गुप्ता जी, थोड़ा सा हम शुरुआत करना चाहते हैं आपकी करियर जर्नी को लेके। आपने करियर कैसे शुरू किया अपना, और आपने अकाउंटिंग कैसे, मतलब अकाउंटिंग का जो लव है, जो करियर चुना आपने, सीए चुना, वो कैसे आपका शुरुआत हुई करियर की? अ, सुनील जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इंट्रोडक्शन में इतनी सारी चीजें गिना दी। पहली चीज तो ये कि आपने जो बताया इतने सारे सेक्टर्स में मैंने काम किया है। अब आप इसको फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कुछ भी बोल सकते हो, बट इतने सेक्टर्स में मैंने काम किया हुआ है वहां पर। और जब इतने सेक्टर्स में काम किया है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है वो उस अकॉर्डिंग है कि कहाँ पर कैसे काम करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा, अकाउंटिंग अकाउंटिंग है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाइए, चाहे ई कॉमर्स हो, चाहे ऑटोमोबाइल हो, चाहे आपका अभी करंटली मैं डेयरी इंडस्ट्री के लिए और आईटी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, तो चाहे कहीं पर भी आप चले जाइए, अकाउंटिंग अकाउंटिंग है। उसके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको पहले बिजनेस को थोड़ा समझना पड़ता है। बिजनेस में कैसे जरूरत है, आपको कैसे क्या करना है, उसके बाद आपको सेम अकाउंटिंग, चाहे आप ऑटोमोबाइल में जाएंगे, चाहे बैंकिंग में, चाहे ई कॉमर्स में, डेबिट क्रेडिट हमेशा सेम रहेंगे, वो चेंज होने वाले नहीं है। ऑब्वियसली। तो मैं यही कहूंगा, अगर किसी का डेबिट क्रेडिट का जो बेस है वो स्ट्रांग है और उसको कैसे कहाँ पर अप्लाई करना है, तो वो अकाउंटिंग में वही एक सक्सेस सक्सेस है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी काम को करते हैं ना, तो उस काम को पहले उसका बेस कैसा है, उसकी जरूरत क्या है, और आप किसके लिए काम कर रहे हैं। जैसे मैं हमेशा सबसे बोलता हूँ कि आप एग्जाम्स लिख रहे हैं अगर, तो आपको आता है, आपने कॉपी बहुत अच्छी लिखी, वो अच्छा है, लेकिन एग्जामिनर ने उसमें कितना समझा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जिसके लिए काम कर रहे हैं, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, अगर हम फाइनेंशियल्स बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, वहां पे हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, हमें जीएसटी अकाउंटिंग करनी है, तो जीएसटी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमें वो पता होना चाहिए। उसके बाद करेंगे तो चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। अतः अदरवाइज नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हम मन से काम नहीं करते हैं और बिना समझे काम करते हैं किसको देना, तो हम काम तो करते हैं, हमने रात दिन काम किया और सुबह जाके उसका कुछ मतलब नहीं निकला, तो वो थोड़ा सा है। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि आपने कहाँ से काम किया है और आप किसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये चीज है। इसके अलावा अब ये बात कैरियर जर्नी की, तो करेंटली मैं एक डेयरी इंडस्ट्री और आईटी कंपनी के लिए एक ग्रुप फाइनेंशियल कंट्रोल एज ए ग्रुप फाइनेंशियल कंट्रोलर काम कर रहा हूँ। तो बेसिकली बोथ द कंपनी, थोड़ा सा एक आप बोल सकते हो स्टार्टअप उसमें है, ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। वो 3 साल से एग्जिस्टेंस में है और लास्ट 1 ईयर से मैं उन दोनों के लिए काम कर रहा हूँ। और ये आंध्रा बेस्ड कंपनी है और मैं बेंगलोर में बेस्ड आउट हूँ करंटली। तो मैं यहीं से बैठकर यहाँ पे दोनों कंपनी को मैनेज करता हूँ। करंटली अराउंड 25 to 30 मेंबर्स का टीम है वहाँ पर, जो प्लांट लेवल पर, ब्रांच ऑफिस लेवल पर काम करते हैं। तो यहाँ ज्वाइन करने से पहले मेरा ऑलमोस्ट अराउंड, अभी तक मेरा टोटल आप आफ्टर सी एक्सपीरियंस देखेंगे तो अराउंड 14-15 साल का एक्सपीरियंस है। उसमें से मैक्सिमम मेरा ई कॉमर्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ज्यादा जाता है। मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टाटा मोटर्स के लिए भी काम किया हुआ है, एज ए मैन्युफैक्चर, एज ए ओईएम वहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद मैंने टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी कंपनी कॉनकोर मोटर्स इंडिया लिमिटेड, जो टाटा ओन्ड 100% सब्सिडरी थी, बेसिकली ये ओन डीलरशिप। इट वाज हैविंग इसके अराउंड 34 शोरूम और अराउंड 35 वर्कशॉप ऑल ओवर इंडिया थे। मैंने वहाँ पर एज एजीएम फाइनेंस उनके कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग प्रोफाइल पे काम किया हुआ है। उसके अलावा मैंने एक बीएसटी एंड सन्स सदर्न सदर्न दक्षिण भारत का एक बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल ग्रुप है, उसके लिए वहां पर एक महिंद्रा मैंने डीलर फ्रेंचाइजी हैंडल की हुई है 3 साल तक।
इसके अलावा आप कॉनकॉर मोटर से पहले मैंने अरिस्टोटल कंसल्टेंसी करके एक फर्म थी, जो एक वर्चुअल सीएफओ उस टाइम पर फर्स्ट वन ऑफ द फर्स्ट वर्चुअल सीएफओ फर्म थी ये। उसके साथ मैंने काम करते हुए दो तीन बड़े बड़े ई कॉमर्स क्लाइंट्स के लिए काम किया है वहां पर। तो एक वो भी एक डिफरेंट टाइप का रोल था। तो ये एक छोटी सी जर्नी है। और मेरी शुरुआत हुई थी डिलाइट हेल्थ एंड सेल्स से। जब मैंने सीए क्वालिफाई किया उसके बाद मैंने बिग फोर फर्म को ज्वाइन किया मुंबई में। सो दैट एक्सपीरियंस वाज एक्चुअली आई विल से अराउंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस था, लेकिन एक लर्निंग थी। वो लर्निंग जो जिससे पूरा करियर चेंज हुआ उससे जाके। तो तो जैसा ये थोड़ी कि सी जर्नी है मेरी। जैसा कि हरिओम जी, आपने कई सारी कंपनीज के लिए काम किया है, बड़ी बड़ी टीम मैनेज की है, अच्छे अच्छे ग्रुप, टाटा जैसे ग्रुप के साथ काम किया है, आईसीआईसीआई बैंक के साथ, डिलॉयट जैसी कंपनीज के साथ आपने काम किया है। ऐसी जगह जब काम किया है तो ऑब्वियसली आपने टीम हायर की होगी, टीम बिल्ड की होगी। कभी आपको हायर करने में प्रॉब्लम आई है? आपको आपको किसी को हायर करना है और आपको राइट स्किल नहीं मिल पा रहे हैं, आपको कभी प्रॉब्लम आई है? जी, सुनील जी, जब मैं डिलाइट पर था तब तो मैं फ्रेशर एज ज्वाइन किया था, तो उस टाइम तो मेरा रोल नहीं था टीम हायर करने का। लेकिन हाँ, उसके बाद जब मैंने एरिस्टोटल कंसल्टेंसी से स्टार्ट किया, उसके बाद से लेके अब तक मैं अभी भी टीम हायर करता हूँ, बहुत से बंदों का इंटरव्यू लेता हूँ, और ऑलमोस्ट मान के चलिए कि अब एवरी वीक एक या दो बंदों का इंटरव्यू लेता ही हूँ। क्योंकि टर्न ड्यू टू सम चेंजेस टर्न अराउंड बहुत है। बच्चों में बच्चे आते हैं, काम करते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं, तो एक बना ही रहता है। अभी जब अकाउंटिंग की हम टीम हायर करते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी एक चीज है, बच्चे आते हैं उनको एकेडमिक नॉलेज तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो मैंने वैसे पहले बोला, उस एकेडमिक नॉलेज को काम में कैसे अप्लाई करना है, वर्क में कैसे अप्लाई करना है, कहीं ना कहीं पर वो चीजें मिसिंग हो जाती हैं। तो अभी क्या होता है, जैसे बच्चे आए कई बार, तो अब जब हायरिंग करते हैं तो उसकी दो चीजें होती हैं। एक होती है हमें इमीडिएट हायर करना है, बहुत अर्जेंटली हायरिंग है। उस समय तो क्या होता है कि चलिए बहुत अर्जेंटली हायरिंग है, तो थोड़ा बहुत अगर कम ज्यादा भी है तो हम हायर कर लेंगे। लेकिन वो एक लंबे टाइम के लिए अरेंजमेंट नहीं हो पाता है। अगर वो, मैं क्या मानता हूँ हायरिंग में, आइदर पर्सन और कंपनी, जब दोनों का इंटरेस्ट मैच करता है तो ये लॉन्ग टर्म हायरिंग हो पाती है। अगर मैं जो जॉब के लिए जा रहा हूँ, मुझे अर्जेंटली जॉब चाहिए है, तो मैं किसी कंपनी को ज्वाइन कर लूंगा, तो मैं उस टाइम तो क्योंकि मेरी नीड में ज्वाइन तो कर लूंगा, लेकिन फिर वही बात 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद मुझे दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा वहां पे। तो ये चीजें प्रॉब्लम रहती हैं। उसकी एक मेन चीज ये रहती है, जब भी मैं जो बंदे अपनी टीम के लिए हायर करता हूँ, एक्सेप्ट सीए की मैं बात करूंगा, क्योंकि जहां पर भी इंडस्ट्री में मैक्सिमम जाएंगे तो सीए तो हर जगह 2 या 3 रहते हैं, छोटी कंपनीज रहती हैं। अदरवाइज मैक्सिमम बंदे आपके बीकॉम, एमकॉम और एमबीए उससे आते हैं। तो उनको नॉलेज एकेडमिक होती है, बट उसको कैसे अप्लाई करना है वो कहीं पे उसको मिस कर जाते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, अगर डेबिट क्रेडिट आपका स्ट्रांग है तो आप सब कुछ कर पाएंगे। तो पहली बात तो आज की डेट में कई बार देखता हूँ कि अकाउंटिंग का थोड़ा सा बेस स्ट्रांग नहीं रहता है। अब आप जिस सॉफ्टवेयर में काम करते हो आपको पता है उस सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे डालना है, बट लेकिन अगर मैं उसकी जनरल एंट्री पूछ लूंगा, तो सॉरी टू से बहुत से बच्चे नहीं बता पाते, मतलब सिंपल जनरल एंट्री में लोग मिस कर जाते हैं। जैसे तो ये आप, हायरिंग प्रॉब्लम तो रहती है। गॉट इट, गॉट इट। जैसा कि आप कैंडिडेट को एसेस करते हैं हायरिंग के लिए, आप देखते होंगे बिहेवियर, एकेडमिक्स, वो सारी चीजें देखेंगे। इसके अलावा आप स्किल्स वाइज क्या देखना चाहते हैं? कैंडिडेट में किस टाइप की स्किल्स जरूरी है जिनको देख के आपको लगता है कि हाँ यार, मुझे इस कैंडिडेट की जरूरत है? सॉफ्टवेयर स्किल्स भी हो सकती है, या फिर नॉलेज तो डेफिनेटली है, या एक होता है कि प्रोसेस। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है कि कंपनीज में डेबिट क्रेडिट तो एक छोटी, ठीक है, लास्ट की स्टेज है, उससे पहले जो प्रोसेस है, जो जर्नी है ट्रांजैक्शन की, वो समझना जरूरी है। क्या आप ट्रांजैक्शन जर्नी की स्किल्स है, या एक्सेल या सॉफ्टवेयर स्किल्स है, किस स्किल को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं रिक्रूटमेंट फाइनल करते हुए? जी, सुनील जी, आपके इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से आंसर करना चाहूंगा। पहला, तो जब हम फ्रेशर हायर करते हैं, और एक तो फ्रेशर हो गया, और दूसरा यहाँ पे जो बच्चा आ रहा है वो 2-3 साल या 1-2 साल का, 4 साल का एक्सपीरियंस वाला बंदा आ रहा है वहां पे। जब हम फ्रेशर को हायर करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे हम ये तो नहीं देख पाएंगे उसने कहाँ पर काम किया है, कैसे किया है। तो वहां पर ऑब्वियसली मैं पहले देखता हूँ कि वो, उसका बेसिक ऑफ अकाउंटिंग कैसा है। क्योंकि फ्रेशर है तो वो एकेडमिक से आ रहा है, तो उसकी अकाउंटिंग की जो ग्रिप है वो कितनी है वहां पर। सेकेंड थिंग, अगर उसको सॉफ्टवेयर वाइज जाते हैं तो एक एक्सेल
लेकिन फ्रेशर से हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं वहां पे। लेकिन बेसिक एक्सेल आता हो, अकाउंटिंग की स्ट्रांग ग्रिप हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको हर तरह की एंट्री आनी चाहिए, बट जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक रूल्स हैं, वो उसको पता है कि नहीं पता है वहां पे। एंड थर्ड थिंग, उसका इंटरेस्ट कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अकाउंटिंग में केवल वो इसलिए आ रहा है कि जैसे उसको कोई जॉब ज्वाइन करना है। वो जब आप उससे बात करते हैं 5-7 मिनट के लिए, आपको पता पड़ जाता है कि वो किस लिए वहां पर आ रहा है। फ्रेशर के केस में तो मैं ये 3 चीज देखता हूँ कि उसका इंटरेस्ट कितना है, अकाउंटिंग बेसिक में उसको कितना ग्रिप है वहां पे, एंड थर्ड थिंग, लिटिल बिट एक्सेल की बेसिक नॉलेज उसे है कि नहीं है वहां। अब आते हैं जो पर्सन, जिसने जो बच्चे ने कहीं पर एक्सपीरियंस। 1-2 साल या 3 साल के लिए कहीं काम किया है, तो मैं वहां पर ये देखता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहा है, देखिए आज वो हमारे पास जब आ रहा है तो उसको हमारे बिजनेस के बारे में पता नहीं है। हम उसे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, इवन मैं भी अपने से एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कहीं मैं इंटरव्यू के लिए जाऊं और मैं उसको बारे में पता हो, तो मैं, ये तो अनजस्टिस है। तो जब वो आ रहा है तो वहां पे ये देखता हूँ, जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर वो कितना डीपली इन्वॉल्व है वहां पर, उसको उसके बारे में कितना पता है कि वो जब ट्रांजेक्शन को लिख रहा है वहां पे, कर रहा है वहां पे, तो जस्ट अकाउंटिंग एंट्री और टैली में जाके या कहीं पे अकाउंट एंट्री पास कर रहा है, या उसको उसका बेसिक भी पता है एंट्री ऐसे पास करना है। तो बेसिकली जब कोई बंदा ऐसे आता है तो मैं यही देखता हूँ कि जहां पर वो काम कर रहा है वहां पर वो कितना डीपली इन्वॉल्व है वहां पर। कितना अपने आप को तो समझ मेरा तो ये रहा है, क्राइटेरिया सिस्टम है, को समझ रहा है। अपने आप को समझ रहा है वहां पे, वो काम में कितना इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली जब उसको वहां पर इंटरेस्ट है, वहां पर अच्छे से कर रहा है, तो यहाँ पर भी आके अच्छे से काम करेगा वहां पर वो। अगर उसका वहां पर मन नहीं लग रहा तो हो सकता है, हाँ, अगर वहां पर मन नहीं लग रहा इसलिए छोड़ रहा है, तो फिर उसके अपने बारे में, उसका यहाँ के लिए इंटरेस्ट कैसा है, उसको इंडस्ट्री का नॉलेज कैसा है, फिर बेसिक काउंटिंग उसका कैसा है, वो सब देख। सो जैसा कि आपने बताया कि आप फ्रेशर्स के इंटरव्यू लेते रहते हैं, सो एक मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट से, फ्रेशर से मिलता रहता हूँ, उनसे बातें करता रहता हूँ। आपको क्या लगता है कि जो हमारे करंट एकेडमिक्स है, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट या एक पर्टिकुलर सिटी की बात नहीं कर रहा, आपको क्या लगता है एकेडमिकली हमारा सिस्टम, हमारा कोर्सेज, हमारे प्रोफेसर्स या हमारे सिस्टम, जिस तरीके से जो इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, प्रोसेस चेंज हो रहे हैं, आपको लगता है हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उतनी जल्दी उतनी स्पीड से चेंज हो रहा है, या वहां स्पीड में थोड़ी कमी है और लगता है कि उसको शायद और इम्प्रूव करने की जरूरत है सिस्टम को? इसमें मैं केवल अकाउंटिंग को यहाँ पे रखूंगा। हाँ, अकाउंटिंग की बात। एकेडमिक्स हमारा अच्छा है, अकाउंटिंग हमारा, जो बच्चे आते हैं अकाउंटिंग में अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले बोला, उस अकाउंटिंग को आज की डेट पे क्या होता है कि कई बार बच्चे एग्जाम पास करने को अपना एक टारगेट बना लेते हैं, वहां पर वो चीजें मिस हो जाती हैं। एग्जाम तो पास हो जाते हैं, अब टीचर्स ने तो अच्छा पढ़ाया है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है जी, हम लोग को भी टीचर्स ने पढ़ाया, सबको पढ़ाया है, तो वो तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे को टारगेट हो जाता है कि मैं एग्जाम पास करके कैसे भी आगे निकल जाना है। और कई बार मैं ये देखता हूँ कि कई बार बच्चे राइट समझते हैं कि मैंने पास कर लिया तो मुझे जॉब मिलना चाहिए। ये कहीं से अप्रोच गलत हो जाती है। बहुत सारे बच्चे आते हैं कि उनसे आप पूछिए आपको सैलरी कितना चाहिए, तो सैलरी कुछ भी बोलते हैं वो लोग। और क्यों चाहिए? क्योंकि मैंने डिग्री पास कर ली है, मैं पास कर चुका हूं, तो मुझे इतना मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं ये गलत है। कोई भी सैलरी देता है तो आपकी पढ़ाई या डिग्री के लिए नहीं देता है, वो काम करने के लिए सैलरी देते हैं। तो पहली बात तो एटीट्यूड चेंज होना चाहिए वहां पे। अब एकेडमिक की बात आती है, एकेडमिक्स अच्छे हैं, लेकिन आज की डेट पर जैसे अब जीएसटी है, अकाउंटिंग में टीडीएस है, सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो सॉफ्टवेयर में सब कुछ अवेलेबल है। तो कहीं ना कहीं बच्चे उसमें मिसिंग, उस एरिया में मिस कर जाते हैं। और उन्हें रिटर्न फाइल करना है, उन्हें जीएसटी पता है कैसे है, लेकिन रिटर्न कैसे फाइल करना है नहीं पता होता है। जीएसटी की बेसिक नॉलेज है, बट अब थोड़ा सा और चाहिए उसमें कि अगर आपको जीएसटीआर 1 है, टू टू जीएसटीआर 2 है, तो इसमें कैसे एंट्री जाएगी, कहाँ से क्या मैच होगा, उन चीजों की थोड़ा और बेसिक नॉलेज हो जाएगी। फिगर कहाँ से मैच कराते हैं, कौन सी फिगर में कहाँ पर रिपोर्ट करनी है, कौन सी फिगर रिपोर्ट नहीं करनी है। अगर ऐसा हो जाएगा तो थोड़ा सा उन लोगों के लिए बेटर रहेगा जॉब करने में। और जब वो कंपनीज में आते हैं, डेडलाइंस बहुत टफ हो जाती हैं, तो जो मैनेजर्स रहते हैं, उनके सुपीरियर्स रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, और वो भी जॉब को एंजॉय करेंगे। अभी क्या होता है, वो आ तो जाते हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि वो नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई उनका उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, और फिर सेम चीज, वो जॉब छोड़ते हैं, दूसरा बंदा आता है, वो जॉब को जाता है, वो कहीं और जाते हैं, और ये इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज जीएसटी की, टीडीएस की, रिटर्न फाइलिंग की, पीएफ की, ईएसआई की, अकाउंटिंग कैसे होती है, रिटर्न कैसे फाइल करना है जाके हमें। और एक चीज, जैसे कहीं ना कहीं हमें बैंक से डील करना है, तो हमें एक छोटा सा लेटर भी बनाना है, तो कई बार बच्चों से मिस कर जाते हैं, उसमें क्या करना है, बैंक से बात करने जाना है, अगर हमारा हमने एक कोई पेमेंट किया गलत हो गया, तो उसमें बैंक से कैसे डील करना है उसको। ये सब थोड़ा सा अगर रहेगा तो बहुत अच्छा होगा उनके कैरियर के लिए। जैसे ऑडिट चल रहा है, अभी शेड्यूल बनाना है, आपको अकाउंटिंग पता है, लेकिन
आपको हम लोगों का जो एक वो रहता है कि एक एज ए मैनेजर और एज ए सुपीरियर, कि अगर कोई ऑडिट चल रहा है तो आप जिस एरिया में काम कर रहे हो आप उसका शेड्यूल बना के ऑडिट से उसको पूरा क्लोज करा पाओ। इतनी एक वहां पर एक एक्सपेक्टेशन रहती है वहां पर। तो अगर ये सब थोड़ा सा एकेडमिक के साथ में इन्वॉल्व हो जाए, एक एकेडमिक के साथ में ये सब भी थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिलेगा, तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं वो बहुत आगे जा सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन है अकाउंटिंग में, जीएसटी से लेके टीडीएस से लेके आपका पीएफ पीएसआई, अकाउंटिंग, ऑडिट्स। आज तो डिफरेंट डिफरेंट ऑडिट्स हो रहे हैं, डिफरेंट एमआईएस रिपोर्टिंग है वहाँ पे, बजटिंग, प्लानिंग, डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। जैसा कि आप जनरली ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स इतने अपने करियर को लेके फोकस्ड होते हैं कि उनको 12th तक सब कुछ डिसाइडेड होता है कि मुझे 12th के बाद कहाँ जाना है, किस कोर्स को चूज करना है, किस कोर्स में मेरे को आगे बढ़ना है, सीए करना है, सीएस करना है, एमबीए करना है आगे चल के, या आईसीडब्ल्यूए करना है, लॉ करना है। कुछ स्टूडेंट्स तो 12th तक ही क्लियर होते हैं, बट होता है कई जगह पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि अब मैं क्या करूं, मैं कोई प्रोफेशनल कोर्स करूं या ग्रेजुएशन के बेस पे ही मैं जॉब ज्वाइन करूं, या कुछ तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो अंडर ग्रेजुएशन में ही वो जॉब स्टार्ट कर चुके होते हैं, सीए फॉर्म में या अकाउंटिंग फॉर्म में प्रैक्टिस शुरू कर चुके होते हैं, वहां अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती है उनको। कोई ऐसा कोर्स है, सजेशन है आपका जिसको आप कहना चाहते हैं, जो लेट से अगर ग्रेजुएशन के बाद वो करना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोर्स सीए सीएस आईसीडब्ल्यू उनका नहीं है मन, कोई ऐसा कोर्स है जो शॉर्ट टर्म कोर्स है या जहां से वो स्किल गेन कर सकते हैं और जिसको इवेल्युएट भी किया जाता है रिक्रूटमेंट के टाइम पे, कुछ ऐसा कोई आप शेयर करना चाहते हैं या शॉर्ट कोर्सेज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? वैसे तो मैं किसी कोर्स के बारे में ज्यादा मेरे को नॉलेज नहीं है, बट स्टिल मैं कहूंगा कि आफ्टर ग्रेजुएशन अगर उनको अकाउंटिंग फील्ड में जाना है, तो देखिए अगर आपने ग्रेजुएशन बहुत अच्छे से किया है, अकाउंटिंग की नॉलेज, सब नॉलेज आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है वहां पर। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अकाउंटिंग इज कोई बहुत टफ नहीं है, बस आप उसको कैसे कर रहे हो, कितने मन से कर रहे हो, मैटर करता है। हाँ, इसके अलावा अगर कुछ कोर्सेज हैं जैसे एमएस एक्सेल वगैरह के कोर्स हैं, अगर आप ये सब कोर्स कर पाते हैं तो ये आपके उसके लिए थोड़ा सा बेटर रहेगा। बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हाँ, रही बात सैप की और ये सॉफ्टवेयर की, मैं ये फ्रेशर को सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि वो उसमें बहुत कॉस्टली कोर्स होते हैं वो, और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाते हो मन से करते हो, आप जो वहाँ 2 महीने में काम करोगे किसी कंपनी में जाके, आप सब कुछ वहाँ सीख जाओगे जो आपको करना है। और जैसे भी अगर आपको अकाउंटिंग आती है, चाहे आप सैप में काम कर रहे हो चाहे आप टैली में काम कर रहे हो, ऑब्वियसली नाम डिफरेंट चीजें हैं लेकिन करने का तरीका वही है। सैप में आप टी कोड यूज करते हो, टैली में आप जाके शॉर्टकट F5 वगैरह से इंट्री जाके पास करते हो, वहां पे जाके चीजें वही है, बस आपको कैसे करना है। बैंक रिकॉर्ड सब जगह एक ही रहेगा, चाहे आप सैप में करो, चाहे टैली में करो चाहे आप ऑरिकल में करो, चाहे नेविजन में करो। हो सकता है उसका जो स्क्रीन है वो चेंज हो जाएगी बस, अदरवाइज बैंक रिकॉर्ड तो बैंक रिकॉर्ड ही रहेगा हमेशा। सही बात है, सही तो बात। वो एक डिफरेंस रहता है वहां पर। जैसा कि कोर्स से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड अगर हम बात करें, बहुत सारे सेक्टर में, हर सेक्टर में अगर कोई मेहनत से काम करता है, लगन के साथ काम करता है, नॉलेज गेन करता है, तो डेफिनेटली ग्रोथ तो हर सेक्टर में मिलती है। बट ऐसा कोई, जैसे आपने कई सारे सेक्टर में काम किया है, तो आपने कोई पर्टिकुलर सेक्टर का नाम बताना चाहते हैं जिस सेक्टर को आपने एंजॉय किया हो, या जिसमें आपको लगता है कि इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज है? वैसे तो जितने भी सेक्टर मैंने गिनवाए थे स्टार्टिंग में, हर सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज है, बट कोई ऐसा सब आपका में बहुत फेवरेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी है है। जिसको आप शेयर करना चाहते हैं? सी अगर आप एज ए सीए मुझसे पूछेंगे तो मैं तो, कोई भी बच्चा जो सीए क्वालिफाई कर रहा है, मैं उसको कहूंगा बिग फोर इज द प्लेस वेयर ही शुड गो। बट अगर सीए वगैरह नहीं है, बीकॉम वाले बच्चों के लिए मैं कहूंगा कि जैसे मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैंने बहुत काम किया है, ऑटोमोबाइल और ई कॉमर्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारी चीजें सीखने को हैं। अब मैं आपको ऑटोमोबाइल डीलरशिप के लिए बताता हूँ। ऑटोमोबाइल डीलरशिप में मैट भी नेम से डीलरशिप लगता है, और जितनी अकाउंटिंग चीजें वहां पर है शायद ही इंडस्ट्री में आपको वैसे इतनी सारी चीजें सीखने को मिल पाए। अगर आप ले वहां पे सर्विस रेवेन्यू, सेल्स रेवेन्यू, एएमसी, वारंटी, फ्री सर्विस, आपका इंश्योरेंस, फाइनेंस, इतनी सारी चीजें वहां पर काम कर लेती हैं वहां पर, कि अगर आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ है। तो मैं कहूँ, और वहां पे जॉब्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। बीइंग ए डीलरशिप, एक एक स्मॉल साइज की डीलरशिप भी रहेगी, मीडियम साइज की डीलरशिप रहेगी, वहाँ पे एक डीलरशिप में 35 से 40 बंदे अकाउंट्स की टीम पे रहते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है वहां पर। और ई कॉमर्स में भी सेम चीजें रहती हैं। अब ई कॉमर्स में जब जाते हैं तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कंसलेशंस होते हैं, बहुत सारे हमें मार्केट प्लेस वेंडर्स रहते हैं, मार्केट प्लेस फॉर्मेट रहता है, इन्वेंट्री फॉर्मेट रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी ऑप्शंस अकाउंट फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा है। लेकिन सेम टाइम पे दोनों इंडस्ट्री में
डेटा बहुत ही बिग डेटा पे काम करना होता है। तो जितना भी आप उस डेटा में काम करोगे, आप इन्वॉल्व रहोगे, आपको डीपली जाना होगा, और कहीं ना कहीं पे आपको अपना टाइम एक इन्वॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि डेटा बहुत बड़ा होता है, रिकन्सिलेशंस होते हैं, और बीइंग ए फाइनेंशियल मैटर्स एक छोटी सी भी गलती आपकी 10 क्वेरी रेज कर देती है वहां पर। तो अगर मन से काम करेंगे ये सब जगह, बाकी तो सब जगह ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं, और अकाउंटिंग सब जगह सेम है, उसमें कोई भी वो नहीं है, बट आपको मन से काम करना होगा। सो अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली हर जगह है, हर कंपनी को, हर बिजनेस को एक अकाउंटेंट की जरूरत है, अच्छे एनालिसिस करने वाले लोगों की जरूरत है। सो ठीक है, अपॉर्चुनिटीज तो है। अगर मैं एज ए फ्रेशर या एज ए 2-3 साल 4 साल के पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस की अगर बात करें, अगर मैं ढूंढना चाहता हूँ इन अपॉर्चुनिटीज को, ग्रैब करना चाहता हूँ, तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स है या कैसे मैं कनेक्ट करूं इन अपॉर्चुनिटीज के लिए? कोई, बिकॉज आपने कई जगह पे काम किया है, तो आपसे बेहतर कौन शेयर कर पाएगा कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे ढूंढे और कैसे वहां पे हम अपने आप को प्रेजेंट करें? ये जो हम लोग हेल्प लेते हैं, वो तो अपनी जो पोर्टल्स हैं, naukri.com, iimjob.com, बेसिकली फ्रेशर्स के लिए और उन सब के लिए अभी तो naukri.com ही एक है जिससे हम लोग हेल्प लेते हैं, और बहुत सारे बच्चे आते हैं। और इसके अलावा इसमें रेफरेंस से बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे मिलते हैं। कई बार हम लोग रेफरेंस से बात करते हैं कि जो साथ में सीएस हैं और जो काम कर रहे हैं, कई बार जो लोग होते हैं उनको पता है हम हायर करते हैं, तो वो लोग रिज्यूमे भेजते रहते हैं। तो रेफरेंसेस, आप जितने रेफरेंस बना सकते हो, जिससे भी बात करते हो, कई बार बच्चे लिंक्डइन के थ्रू भी अप्रोच करते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर द जॉब, प्लीज एनीथिंग इज देयर, तो उसमें कई बार अच्छे बच्चे मिल जाते हैं वहां पर। तो ये सब चीजें हैं। अदरवाइज naukri.com एक पोर्टल है, वहां पे आप रिज्यूमे डाल सकते हो। और रेफरेंसेस, जहां आप किसी से बात कर रहे हो, किसी सीएस से बात कर रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो आप, या जो लोग कहीं पर काम कर रहे हैं, आप लिंक्डइन में उनको अप्रोच कर सकते हो। तो ऑब्वियसली जब आप 100 लोगों को भेजोगे, रिक्वेस्ट भेजोगे, तो 10 लोगों से रिवर्ट आएगा, बट हमें जॉब तो एक ही चाहिए। एक ही रिवर्ट आ गया तो बहुत अनफ है वहां पे हमारे लिए। सही बात है, सही तो बात है, हमें रेफरेंसेस से एक ही जॉब्स जॉब अच्छी मिल चाहिए। जाती हैं। हमें एक ही जॉब चाहिए, तो हम हमें 10 रिवर्ट नहीं चाहिए, एक रिवर्ट चाहिए, जिसमें से एक रिवर्ट बस आ जाए जो पॉजिटिव रिवर्ट हो, उतना एनफ है वहां पर। और एक बार आपने जॉब कर लिया, 25 मन से काम किया, तो आप हर जगह अपने आप आराम से जा सकते हो वहां पर। जैसा कि हरिओम जी, अगर हम बात करें नेटवर्क बिल्डिंग की, कुछ प्रोफाइल ऐसे हैं जैसे सेल्स का या बिजनेस डेवलपमेंट का, मार्केटिंग का। इन प्रोफाइल्स में तो देखिए नेटवर्किंग के बिना ये प्रोफाइल आगे बढ़ते ही नहीं है। आपको क्या लगता है, फाइनेंस रोल में नेटवर्किंग का रोल है या कितना रोल है, अगर आपको लगता है रोल है तो? देखिए, ऑब्वियसली एक एक्सपीरियंस के बाद, जब 8-10 साल से ज्यादा के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है, तो नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर भी है। लेकिन जो फ्रेशर के उसमें रहते हैं, तो उसमें देखिए फ्रेशर से उम्मीद नहीं करते हैं उसका नेटवर्किंग बहुत ज्यादा होगा, तो उतना रोल भी नहीं है वहां पर अकाउंटिंग में। लेकिन हाँ, एक लेवल के बाद आप जब 7-8 10 साल से बाद हो एक्सपीरियंस हो जाता है, तो नेटवर्किंग ऑब्वियसली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोई किसी को रेफर करता है तो उसकी वैल्यू अलग होती है, आप कहीं से अप्लाई करें उसकी वैल्यू अलग होती है। क्योंकि सी जब भी कोई इसको हायर करता है तो हमें नहीं पता कैंडिडेट कैसा है, लेकिन आपने मुझे बताया, मैं आपको जानता हूँ, आपने कहा कि अरुण ये बंदा बहुत अच्छा है, आप इसको ले लीजिए। तो मैं, सी इंटरव्यू हम लेंगे तो 15-20 मिनट में, हाफ एन आवर में कुछ वहां पे इतना कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन कोई रेफरेंस से आता है तो उसकी बात अलग हो जाती है। क्या कोई जानता है इसलिए हमने इसको यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो एक चीज रहती है। तो ऑब्वियसली अब जब 7-8-10 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, तो रेफरेंस ऑब्वियसली वहाँ बहुत काम करते हैं वहां पर। और रही बात फ्रेशर्स के केस में, तो कई बार जब आप अप्लाई करते हो, तो आपकी अप्रोच देख के भी कोई सामने वाला बंदा इंप्रेस हो जाता है, तो आपको रेफर कर देता है वहां पे। तो वो सब रहता है वहां पे। और अगर कोई फ्रेशर मुझे भी बोलता है, तो मैं भी उसको बोलता हूँ ठीक है, जहाँ पे जानता हूँ मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। आजो मैं उसको नहीं जानता हूँ, बट मैं बोलता हूँ किसी ने मेरे को अप्रोच किया है, ही इज लुकिंग फॉर द जॉब, प्लीज सी इफ यू वांट दैट पर्सन दैट। सो देखिए, फ्रेशर के केस में जैसे उनका जो बैच है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके बैचमेट्स हैं, अगर उनके साथ उनकी दोस्ती है या उनके साथ कनेक्शंस हैं, तो उनमें से अगर एक दो की भी कहीं जॉब लगती है, तो वो उनसे बात कर सकते हैं कि आपके यहाँ यस पे यस बाकी यस 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 अपॉर्चुनिटीज है, यस तो यस यस, कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वैसे यस आपने यस आंसर यस। ऑलरेडी कर दिया है, बट मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था, अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन यही था आज का, कि अगर कोई लेट्स से इम्प्रेस करना चाहता है इंटरव्यू में, रिक्रूटर को इम्प्रेस करना चाहता है, एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करना चाहता है, क्या अपने आप को कैसे प्रिपेयर करे? क्या कोई टिप्स आप शेयर करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग? कि वो उस जॉब अपॉर्चुनिटी तक ढूंढ लिया, उसको कनेक्ट कर लिया, चले गए, अब उसको क्रैक कैसे करें, वो जॉब ऑफर हाथ में कैसे आए? उस पर भी थोड़ा सा टिप्स अगर आप शेयर करें तो बेहतर होगा। कि वैसे तो मैं राइट पर्सन नहीं हूँ इस क्वेश्चन को आंसर ऐसा करने के मानिए लिए। कि ऐसा मानिए कि वैसे आपको कैंडिडेट अप्रोच कर रहे हैं और आप रिक्रूट कर रहे हैं, सो ऐसा जो मैंने क्या आपको पहले होगा कि बताया आप था, मैंने खुश आपको हो बताया जाएंगे? था, अगर एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, तो वो जिस काम को कर रहा है वहां पे कितना इन्वॉल्व है, मैं वो देखता हूँ। और सेकेंड थिंग,
कई बार बच्चे, मैंने कोई क्वेश्चन पूछा उनको नहीं आता है, तो उसमें झूठ बोल जाते हैं, गोल गोल आंसर देते हैं। वो सब नहीं करना चाहिए। जी, जो कि आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आपको इतना तो मानना पड़ेगा कि उसको आपके बारे में आपसे ज्यादा पता होगा, आपको कैसे लेना है। तो कभी भी गलत आंसर नहीं वहां पे नहीं बोलना है। आपको नहीं आता है तो बोल दीजिए मुझे नहीं आता है। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि 5 क्वेश्चन में आप 4 में बोलो मुझे नहीं आता है, तो ये भी तो गलत हो जाएगा। तो अगर 5 में से 2 नहीं आते हैं तो कोई 5 में से 2 नहीं आते, कोई सबको नहीं आ सकते वहां पे। 5 में 3 भी नहीं आते वो भी चलेगा, नहीं आते हैं कोई बात नहीं, आप बोल दीजिए मुझे नहीं आता है, बट बी ट्रुथफुल देयर। और जो 2 क्वेश्चन आते हैं उनका आंसर करिए। और होता क्या है, जब भी जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ, तो जब मैं 5 7 10 क्वेश्चन पूछता हूँ, तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें से 10 में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरे पिन पॉइंट होते हैं। अगर वो सामने वाला बंदा उसको आंसर कर देता है तो हो सकता है कि सब कुछ आउट ऑफ 10 वो एक ही क्वेश्चन का आंसर कर दिया, तो सब कुछ वहां पे हो जाता है। बट ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है वहां पे कि उसको आता ही होगा वो। लेकिन अगर आप उसको आंसर कर गए तो इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। जो मेरी यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर आपने उसको, आप उसको हैंडल नहीं कर पाए, बट आपने एक अप्रोच दिखाया कि हाँ मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, तो मुझे लगेगा हाँ ये बंदा आके मेरे को इसमें हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे। सो और इसी दूसरा में बी ट्रुथफुल जो भी है वहां पे। इसी में लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, किसी ने जीएसटी को पढ़ा हुआ है बट जीएसटी की रिटर्न्स कभी फाइल नहीं की, प्रैक्टिकली कभी जीएसटी पे काम ही नहीं कर पाया, और किसी और प्रोफाइल पे उन्होंने 2 3 साल 4 साल काम किया है, और अब वो जीएसटी की जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, लेकिन नॉलेज पूरी है। तो यहाँ उनकी नॉलेज को कैसे असेस किया जा सकता है कि नॉलेज है बट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है? सी, अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्वियसली उसको रिटर्न के बारे में नहीं पता होगा, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, इसकी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। बट बेसिक क्वेश्चन, रिटर्न की डेडलाइंस क्या होती है, उसमें क्या आता है, अगर मैं पूछूं जीएसटी 3B में क्या आता है, कोई वहां पर मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैं इसमें इनवाइस डिटेल फिल करता हूँ। तो इतना बेसिक आंसर तो एक्सपेक्टेड है। और दूसरा, अगर आप ये बोल रहे हो आपने जीएसटी कोई कोर्स किया है और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है, ये सब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या है, तो इस ब्लॉक क्रेडिट क्या है। अगर आप बोल रहे हो आपने कोर्स किया तो ये सब आंसर्स वहां पे आने चाहिए। अगर आप कह रहे हो थ्योरेटिकल नॉलेज आपको है और आपको ये आंसर्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर तो कहीं ना कहीं आप गलत बोल रहे हो वहां पर। मैं प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो मान सकता हूँ ठीक है, रिटर्न नहीं फाइल किया। लेकिन अगर मैंने, आपने बोला आपको थ्योरेटिकल नॉलेज, अच्छा नॉलेज है, उस पर मैं आपको पूछ सकता हूँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, कहाँ पर अप्लाई होता है, ब्लॉक क्रेडिट क्या होता है, तो ये फिर तो आपको पता होना चाहिए। सो अगर ये आप बता पाओगे तो मैं पता पाऊंगा नॉलेज है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू सो मच हरिओम जी, आपने समय दिया, आपने इतने अच्छे अच्छे टिप्स और इनसाइट्स शेयर किए। एक एज ए एम्प्लॉयर, एज ए रिक्रूटर आप क्या देखते हैं, या स्टूडेंट्स को करियर बनाने के लिए क्या क्या चीजें हेल्प करेंगी आगे। सो आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें शेयर की, और मैं अपने दर्शकों से आशा करता हूं अगर उनके कोई भी डाउट है वो अपने डाउट शेयर कर सकते हैं, और हरिओम जी बिल्कुल उनके आंसर करेंगे या हम उनके आंसर करेंगे। और अगर आपको फ्यूचर में हरिओम जी को कभी अप्रोच करना है जॉब के लिए, डायरेक्ट आप इनको अप्रोच कर सकते हैं, या फिर इनका लिंक्डइन पे इनको ढूंढ के आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ये रेफर भी करेंगे इन्होंने कहा था। बट आप बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम जी चैनल पे आने के लिए, अपने विचार शेयर करने धन्यवाद। के लिए। सो मच। धन्यवाद सुनील जी, ये मौका देने के लिए। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इन सब पॉइंट्स पर बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो आई लव अकाउंटिंग का चैनल स्टार्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत से बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। जो बच्चों को अकेडमिक्स से प्रॉब्लम, अकेडमिक्स के बाद उनको कैसे उसको जॉब में अप्लाई करना है नॉलेज को, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा जो ये काम स्टार्ट किया है, बहुत से बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और आपको बहुत बहुत बधाई चैनल को स्टार्ट करने के लिए। सारे बच्चों से उम्मीद है कि आपसे कनेक्ट करें। और आप, और इस जो आपको भी इतना एक्सपीरियंस है, जो आपने काम किया है बेसिक ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, और आपने जो अपना स्टार्टअप भी एक रन किया था, बहुत सारी नॉलेज आप दे सकते हैं अकाउंटिंग के अलावा, बहुत सारी चीजें आपसे सीख सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको नया चैनल स्टार्ट करने के लिए, और आपको बहुत 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 शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।